कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? होता क्या है कि किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो चार्ज स्टोर कर सकता है उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस एक टाइप से क्या होगा, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर जो है ऑफ स्टोरिंग द चार्ज, कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज। किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर स्टोर रहता है। तो किसी भी कंडक्टर को एबिलिटी की वजह से वो चार्ज स्टोर कर सकता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या सिंपली कैपेसिटेंस या कैपेसिटी बोल देते हैं। अब होता क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी, वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू Q, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV। तो जो C है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसे हम कैपेसिटेंस बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो रेशो होती है उसे हम कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी बॉडी पे 1 वोल्ट है तो उसकी कैपेसिटी चार्ज जितना उस पर स्टोर है उसके इक्वल हो जाती है, न्यूमेरिकल इक्वल टू चार्ज। जो कैपेसिटी होती है इसकी यूनिट होती है फैरेड। फैरेड। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस पर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड होगी। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। किसी कंडक्टर पे जो हम चार्ज देते हैं उसके से उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, यूनिट वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज की जरूरत होती है वो उसकी कैपेसिटी के इक्वल होता है। अब इसकी जो यूनिट होती है उसे एफ से डिनोट करते हैं। तो ये 1 माइक्रोफेरेड, 1 म्यू म्यू एफ माइक्रो, 1 म्यू म्यू एफ माइक्रो माइक्रो। जो 1 म्यू होता है वो 10⁻⁻⁶ के इक्वल होता है माइक्रो। तो आप ये जब न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे म्यू फेरेड जो है दिया होगा। अब जैसे आपको सैंपल प्रॉब्लम दिया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ 10 पिकोफेरेड। जो पोटेंशियल डिफरेंस है 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और उसकी कैपेसिटी जो है वो 10 पिकोफेरेड। तो जो 10 पिक होता है वो -12, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻11 फेरेड। राइट। पोटेंशियल पता है, कैपेसिटी पता है, आपको चार्ज कैलकुलेट करना था। तो चार्ज होता है हमारा CV। तो C और V की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको चार्ज पता चल जाएगा। अब कैपेसिटी हम कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब हमें इसकी कैपेसिटी चेक करनी है। सपोज ये कोई एक मेटल का स्फीयर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है। हमने इसके +2 चार्ज दिया
जो कि उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो प्लस क्यू चार्ज उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको पता है कि जो कंडक्टर होता है, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो जो उसका पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही उस पे अंदर साइड होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो हमने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया था। यहाँ पर पोटेंशियल जो है वी हो जाएगा, इसका पोटेंशियल होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल हो गया इसके स्फीयर की सरफेस पे। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था Q इज इक्वल टू सी वी। हमें कैपेसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो C हो जाएगा Q बाई वी। तो Q और V कितना था पोटेंशियल डिफरेंस, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो ये कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना ही ज़्यादा साइज है। तो कैपेसिटी जो है उसके साइज पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा रेडियस होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट। तो अब देखिए, हम मान के चलते हैं कि जो अर्थ है वो भी एक स्फीयर है, ठीक है। एक्चुअली वो पर्सपेक्टिव स्फीयर नहीं है, ऊपर से पोल्स पे से वो थोड़ा सा मतलब अलग शेप की होती है। तो हम मान के चलते हैं कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर है। तो अब हम अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट करके देखते हैं। अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर, राइट। और जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो कैपेसिटी अर्थ की कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/9 × 10⁻⁹ इंटू इसकी रहेगी 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू कुछ 711 माइक्रोफेरेड आएगी। अब देखिए, अर्थ की कैपेसिटी जो है 711 माइक्रोफेरेड। अब अगर आप ध्यान देते हैं, जो माइक्रो होता है वो 10⁻⁻6 होता है। इट मीन्स 1 से भी छोटा। 711 माइक्रोफेरेड इट मीन्स के अर्थ की कैपेसिटी 1 फेरेड से भी छोटी है, राइट। तो 1 फेरेड से कम का मतलब कि फेरेड अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है, एक बहुत बड़ा जो है यूनिट है कैपेसिटेंस की, फेरेड। तो अर्थ की कैपेसिटी आप ये सोचिए कि जब कभी हमने चार्ज डिस्कवर करे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब हुई आई, तो जब हम कोई अपने घर में जैसे लाइट ऑन करते हैं तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो लाइट के थ्रू होते हुए अर्थ में जा रही होती है। अर्थिंग का वायर होता है, जो हमारे बाहर पोल्स होते हैं वहाँ पे मेटल के मतलब कंडक्टर्स होते हैं जो हमने अर्थ में अंदर एक काफी डीप में जाके दबाए हुए होते हैं। जहाँ ट्रांसफार्मर लगता है वहाँ पर भी हमने मेटल्स के जो स्ट्रिप्स होती हैं और वो वायर नीचे अर्थ में दबाए हुए होते हैं अर्थिंग करने के लिए। तो कहने की मीनिंग ये है कि जो चार्ज है वो कंटिन्यू अर्थ में जा रहा होता है। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं, चाहे वो आपका फैन चल रहा हो, चाहे वो आपका एसी चल रहा होता है, लाइट ऑन होती है, तो चार्ज डिवाइस के थ्रू होता है होके अर्थ में चला जाता है। जब वो अर्थ में जा रहा है तो आप सोचिए कि आपके घर में कितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, फिर आपके सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में। तो ऐसे पूरी जो मतलब पूरी दुनिया है जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो
चार्ज अर्थ में अंदर जा रहा है। और कब से हमने ये इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर रहे हैं, कंटिन्यू जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अर्थ में जा रहा है और अभी भी चार्ज अर्थ में जाता जा रहा है। अब जैसे सपोज आपके पास कोई एक जग है और उसकी कैपेसिटी 2 लीटर वाटर की है या 1 लीटर वाटर की है, या आपके पास 1 लीटर बॉटल है, आप उसे में पानी भरते हो, तो उसकी एक फिक्स कैपेसिटी है। जब आप पानी भरते हो तो जब वो भर जाएगा उसके बाद पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में अर्थ की भी एक कैपेसिटी होगी कि वो चाहे कितना चार्ज होल्ड मतलब जाएगा उसमें, होल्ड करेगा। तो अभी तक जब से इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट करनी शुरू करी है और अभी तक कंटिन्यू चार्ज अर्थ में जा रहा है, तो आप ये सोच सकते हो कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। और अगर हम वैसे देखते हैं तो वो 711 माइक्रोफेरेड के इक्वल है। इट मीन्स 1 फेरेड से भी कम, राइट। तो फेरेड जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटी की। ठीक है, अब देखिए जो कैपेसिटर और वर्क कैसे करता है। कैपेसिटर कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं। तो कैपेसिटर एक टाइप से स्टोरिंग डिवाइस हो जाती है, मतलब कोई एक अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट का जो हम मेन स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करते हैं, और ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर अरेंजमेंट है। तो ये कैसे वर्क करता है? होता क्या है कि हम सपोज करते हैं कि हमने एक मेटल की शीट ली या एक कंडक्टर लिया और इसे हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया। ये इंसुलेटेड स्टैंड है, राइट। अब इसके सामने हम एक मेटल प्लेट लेकर आते हैं जो कि चार्ज है। अब हम सपोज हमने इसे पहले चार्ज दिया, हमने इसे चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज। वो चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हम इसे चार्ज देते रहे। जितना चार्ज इस पे आ सकता था वो हमने इसे दे दिया। अब सपोज इस पे और चार्ज आना बंद हो गया। अब जितना भी चार्ज इस पे स्टोर हो सकता था इस मेटल प्लेट पर वो आ गया। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसके पास एक मेटल की प्लेट लेकर आते हैं। अब ये अनचार्ज मेटल प्लेट है। अब जितना पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर पे था उतना नेगेटिव चार्ज इस साइड वाला जो इसे फेस कर रहे हैं, उतना नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाता है और उतना पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड में चला जाता है, राइट। अब होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल था। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल था और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो मेटल प्लेट थी इसकी आउटर सरफेस को हम अर्थ कर देते हैं। तो जब हम इसकी आउटर सरफेस अर्थ करेंगे तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हमारी इंसुलेटेड स्टैंड पे जो मेटल प्लेट थी इस पे हमने जो चार्ज दिया था
चार्ज उतना ही रहेगा। सामने जो मेटल प्लेट हमने रखी थी, इसकी आउटर सरफेस को हमने अर्थिंग कर दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है खत्म हो जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब इस वाली प्लेट पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज थी, इसकी वजह से तो पॉजिटिव पोटेंशियल है और इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल है, जिसकी वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम इसे चार्ज दे रहे थे, तो इसका इस पे चार्ज तब तक आता रहेगा जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो जाएगा। जैसे ही इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, फिर इस पे चार्ज आना बंद हो जाता है, राइट। अब होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। जब इसका पोटेंशियल थोड़ा रिड्यूस हो गया, इसे फिर हम और चार्ज दे देते हैं। चार्ज देने से जितना पॉजिटिव चार्ज दिया, उतना नेगेटिव यहाँ सामने की साइड आ जाएगा, उतना पॉजिटिव आउटर सरफेस पे चला जाएगा। आउटर सरफेस क्योंकि अर्थ करी हुई है, वो फिर आउटर सरफेस पे जो चार्ज था वो खत्म हो गया। फिर यहाँ पे जो इंक्रीज नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसका पोटेंशियल वापस डिक्रीज कर देता है। वापस डिक्रीज हो गया पोटेंशियल कम होने की वजह से, फिर हम इसे और पॉजिटिव चार्ज दे सकते हैं और इस तरह से हम इसे पॉजिटिव चार्ज देते रहते हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज आता रहेगा और वो इसका पोटेंशियल रिड्यूस करता रहेगा। तो इस टाइप से कैपेसिटर जो है वर्क करता है। ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। इसमें मैं फिर आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम एक इंसुलेटेड स्टैंड पे मेटल प्लेट लेकर आते हैं। मेटल प्लेट को हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया। इस पे चार्ज तब तक आता रहता है जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। जब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, तो इस पे और चार्ज आना नहीं आ पाता, ये स्टोर नहीं करता। तो फिर हम क्या करते हैं कि सामने इसके एक अनचार्ज मेटल शीट लेकर आ जाते हैं। जितना इस साइड में पॉजिटिव चार्ज था, उतना ही इंडक्शन पे से इधर नेगेटिव और अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव साइड को हम अर्थ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आउटर सरफेस पे से चार्ज खत्म हो जाता है। अब इस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो मेटल प्लेट थी जिसे हम चार्ज स्टोर कर रहे थे, जिसमें हम चार्ज स्टोर कर रहे थे, इसका पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो पॉजिटिव रहते हैं, और सामने जो मेटल प्लेट है नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल थोड़ा सा रिड्यूस कर जाते हैं। जब इसका पोटेंशियल रिड्यूस करते हैं, तो हम इसे थोड़ा चार्ज और दे देते हैं, इस पे चार्ज और स्टोर होना शुरू होता है। जब इसका पोटेंशियल फिर इंक्रीज कर गया, अब जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आया, उतना ही नेगेटिव चार्ज सामने इंड्यूस होके सामने वाली प्लेट पे आ गया, और उतना ही पॉजिटिव बाहर जाता है। बाहर जो है आउटर प्लेट जो है इसकी अर्थिंग हुई हुई है, वो फिर हीट खत्म हो गया। तो जो इंक्रीज नेगेटिव चार्ज है, वो इसका पोटेंशियल फिर डिक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से हम इस स्मॉल स्पेस में चार्ज स्टोर करते रहते हैं। अब चार्ज जब हम स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है यहाँ पर। तो ये जो है एक कैपेसिटर बन गया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह, कि अगर ये दो प्लेट्स हैं सामने पैरेलल रखी हुई है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और चार्ज प्लेट की सरफेस पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जो बीच में स्पेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है, उसका प्रिंसिपल है। तो अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करते हैं, कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये सेम ऐसे ही जैसे अभी हम इसका प्रिंसिपल कर रहे थे। ये कोई टू पैरेलल प्लेट्स हैं, मेटल की जो प्लेट्स हैं, और इसे हमने जो है इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ था। हमने इसे कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया, ये जो प्लेट थी वो पहले न्यूट्रल थी, और जितना पॉजिटिव चार्ज इधर था, ये इंड्यूस नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाता है, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है। और क्योंकि बाहर हमने अर्थिंग करी हुई है प्लेट को, तो अर्थिंग होने की वजह से वो सारा सारा चार्ज और हो जाता है, राइट।
तो सपोज ये एक प्लेट है ए, ये प्लेट है बी, और इसके बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। सपोज इन प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल की डिस्टेंस है, और जो ये प्लेट है इसका एरिया ए है, प्लेट का एरिया ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई है। अब इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा होता है वो होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। सपोज जो प्लेट है, ये तो हमने प्लेट को लिखा हुआ है ए प्लेट बी प्लेट, चलो इसे 1 और 2 कर लेते हैं, फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट। ये हमारी फर्स्ट प्लेट है और ये हमारी सेकंड प्लेट है, और इसका जो एरिया प्लेट का, जो सरफेस एरिया दोनों प्लेट का आमने सामने, वो ए है। तो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, ई होती है वी बाई डी के इक्वल। तो ये वी बाई डी हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा ई इंटू डी, और ई की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो वी हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू थी चार्ज अपॉन एरिया, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकता हूँ चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हमें पता चल गया, तो जो हमारा चार्ज होता है वो सी वी के इक्वल होता है, तो कैपेसिटी होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज था Q और पोटेंशियल डिफरेंस था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, Q से Q कैंसिल, तो जो कैपेसिटी है वो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं है, एयर है बीच में, तो ये खाली जगह है, स्पेस है, तो बीच में एयर है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर की हम लेते हैं, तो कैपेसिटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसे हम सी को कभी कभी हम यहाँ पे सी नॉट भी लिखते हैं कि बीच में एरिया, सॉरी जो स्पेस है वो एयर है, तो सी नॉट आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये एक ही बात है। अब सपोज हम इसके बीच में कोई मटेरियल फील्ड कर देते हैं, कोई हमने इसमें बीच में मटेरियल रख दिया, तो मीडियम हमने इसके अंदर फील कर दिया, कोई मीडियम रख दिया इसके अंदर, तो जिसकी वजह से जो कैपेसिटी होती है वो हो जाएगी, जब मीडियम है तो मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन ए बाई डी, ठीक है। तो जो हमारा ये एप्सिलॉन या एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, तो हमारा जो एप्सिलॉन आर जो होते हैं, इससे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, अभी हमने मीडियम रखा है, तो मीडियम की परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन मीडियम, एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर जो होता है डायरेक्टली कांस्टेंट भी होता है, तो ये एप्सिलॉन नॉट, तो इसे हम लिख देते हैं सी मीडियम रहेगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ऐसे करके, तो ये के टाइम्स हो गया, तो हम लिख सकते हैं सी मीडियम जो होता है वो के टाइम्स सी नॉट के इक्वल होता है। इट मीन्स के अगर आप किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हो तो उसकी कैपेसिटी
के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी होगा उस मीडियम का वो उतना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो के टाइम्स हो जाती है। अब अगर जो भी के की वैल्यू होगी उतने टाइम्स हो जाएगी। अब जैसे वाटर के लिए जो के की वैल्यू होती है वो 1/81 होता है। तो सॉरी, वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो 81 होता है। तो अगर हम इसमें बीच में वाटर मतलब डाल कर देंगे, इसके बीच का मीडियम वाटर से रिप्लेस कर देंगे, तो जो उसका डायरेक्टिव कांस्टेंट है 81, तो 81 टाइम्स चेंज हो जाएगा, 81 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अब देखिए, सपोज हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, पहले फ्लैट कैपेसिटर की, और हमें उसका एरिया दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है और के की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर के की वैल्यू दी हुई है तो उसकी प्लेट्स के बीच में कोई और मीडियम है, एयर नहीं है, जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट के की वैल्यू वो भी दी होगी। जैसे हमें एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of two plates 100 centimeter into 100 centimeter। इट मीन्स उसने हमें एरिया दिया हुआ है 100 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बीच का सेपरेशन है 2 मिलीमीटर थिक ग्लास शीट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है वो 2 मिलीमीटर की होगी, और ग्लास के लिए जो के की वैल्यू उसने दी हुई है वो के की वैल्यू 4 दी हुई है। इट मीन्स मीडियम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सी मीडियम इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी मीडियम का हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आपको सब वैल्यूज दी हुई है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻²। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻²। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमने इसमें अभी जो बात करी वो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो जब हमने कूलम्ब्स लॉ किया था, हमने वहां पर ये पढ़ा था कि जो एफ नॉट बाय एफ मीडियम था उसकी रेशियो को हमने के या एप्सिलॉन आर कहा था, और ये कुछ ऐसे भी था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो रिलेटिव ये होता है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और फिर इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होती है, बोलते हैं हम इसे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे। और जब हमने कूलम्ब्स लॉ किया था तो वहां पर हमने एफ नॉट बाई एफ मीडियम ये पढ़ा, एफ नॉट बाई एफ मीडियम। तो अभी जो हमने पढ़ा यहाँ पर कि ये सी एम इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कैपेसिटी जब मीडियम है और कैपेसिटी फ्री स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हमने इसे कुछ चार्ज दिया, और यहाँ पर बीच में एयर थी, पहले हमने इसे कुछ चार्ज दिया, इसका एरिया ए, डिस्टेंस डी, तो हमने इसकी कैपेसिटी पहले फाइंड आउट करी जब इसके बीच में एयर थी, तो वो सपोज सी नॉट आ गई। फिर हमने इसके बीच में कोई एक मीडियम इंसर्ट कर दिया जिसकी डायरेक्टिव कांस्टेंट के था, तो इसकी जो मीडियम में हमने कैपेसिटी कैलकुलेट करी, तो सी मीडियम अपॉन सी नॉट की जो रेशो होती है वो डायरेक्टिव कांस्टेंट की। इसके हमने और कुछ चेंज नहीं किया, मतलब सेम प्लेट्स थी, पहले हमने उन्हें चार्ज दिया, पहले हमने उसकी कैपेसिटी एयर में कैलकुलेट करी, फिर हमने सिर्फ प्लेट्स के बीच के मीडियम को किसी मटेरियल से रिप्लेस कर दिया, तो उसकी कैपेसिटी फिर हमने कैलकुलेट करी, वो सी एम करके आ गई। तो जो मीडियम में कैपेसिटी है उसकी रेशो जो हमने एयर की कैपेसिटी के साथ कैलकुलेट करा, तो उस रेशो को हम डायरेक्टिव कांस्टेंट बोलते हैं।
तो ये भी इसकी एक तो हम बोल सकते हैं इट इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की जो डेफिनेशन है ये भी हो सकती है। इट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक in between the plates to the capacitance of the same capacitor with air or vacuum between the plates. तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और रिलेटिव परमिटिविटी डायरेक्टिव कांस्टेंट था। अब देखिए, अब हम कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर कैलकुलेट करते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखिए, होता क्या है कि ये एक हॉलो स्फीयर है, ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर पे हमने एक सॉलिड स्फीयर रखा। तो ये एक हॉलो स्फीयर है और इसके अंदर इसके सेंटर पे ही हमने एक सॉलिड स्फीयर रख दिया। अब सपोज जो ये बाहर वाला स्फीयर है, इसकी रेडियस आर बी, राइट। मतलब बाहर वाला स्फीयर सपोज बी है और अंदर वाला स्फीयर ए है, तो बाहर वाले की जो रेडियस है आर बी है और जो अंदर वाला सॉलिड स्फीयर है इसकी आर ए, राइट। अब हम क्या करते हैं कि हम ये जो अंदर स्फीयर है इसे हम क्यू चार्ज सप्लाई करते हैं। तो जब हम इसे चार्ज सप्लाई करेंगे वो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके अंदर ये सेंटर है, इनसाइड स्फीयर ये जो कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। अभी हमने पढ़ा था कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब होता क्या है कि जब हमने इसे इसकी सरफेस से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इंडक्शन की वजह से, क्योंकि ये भी मेटल का स्फीयर है, जो बी स्फीयर है ये मेटल का स्फीयर है हॉलो स्फीयर, इस पर जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज अंदर की साइड इनर सरफेस पर आ जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अंदर की साइड इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो सेंटर पे छोटा वाला स्फीयर है, ये जो ये वाला स्फीयर है ये सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पर यहाँ पर ये बीच में स्पेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, राइट। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो हेलो देवांशी, हेलो हेलो
हाँ, तो अब हम करते हैं कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। हम क्या करते हैं, हमने एक हॉलो स्फीयर लिया, स्फीयर बी, राइट, और इसके सेंटर पे हमने एक स्मॉल स्फीयर ए रख दिया। जो स्मॉल स्फीयर है ये सॉलिड स्फीयर है। अब इसकी जो अंदर वाला स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसकी रेडियस आर ए है, और जो बड़े वाला आउटर स्फीयर है, जो हॉलो स्फीयर है, इसकी रेडियस सपोज आर बी है। तो ये बाहर वाला बी स्फीयर और अंदर वाला ए स्फीयर, हमने जो अंदर वाला स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, स्मॉल स्फीयर, हमने इसे पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया, जो कि इसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो जो स्मॉल स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, राइट। अब क्योंकि हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया, तो जितना पॉजिटिव चार्ज दिया इंडक्शन की वजह से, उतना ही नेगेटिव चार्ज, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, इसके जो हॉलो स्फीयर है इनर सरफेस पर आ जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज क्यू स्मॉल स्फीयर पे, उतना ही इंड्यूस नेगेटिव चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर वाली सरफेस पे, इनसाइड जो इसकी सरफेस है यहाँ पर आ गया, और आउटर सरफेस को हम इसके अर्थ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज आना था, वो अर्थ हो गया, राइट। तो इसके बाहर साइड में भी कोई चार्ज नहीं है, तो आउटर चार्ज भी जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फीयर जीरो हो गई। और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, जो स्मॉल स्फीयर है, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस बीच वाले स्पेस में डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ये जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज, तो ये अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई, राइट। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, और हम इसी कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो पोटेंशियल है ए, ये जो अंदर वाला स्फीयर है ए, ये जो अंदर वाला स्फीयर था ए, इस पे जो पोटेंशियल है, सपोज वो वी ए है, तो वी ए कितना होगा, वी हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए। अब जो ये अंदर वाला था, इस पर तो था पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, और जो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव इंड्यूस चार्ज हुआ था, तो क्यू की वैल्यू सेम रहेगी। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पे से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज पे से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकालता हूँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन का बाहर आ गया, 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए इंटू आर बी। तो यहाँ से वी ए की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि वी बी को हमने अर्थ करा हुआ है यहाँ पर, तो इसका पोटेंशियल जो है वी बी जीरो हो जाएगा, आउटर स्क्वायर जो है वी वो अर्थ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, जिसे भी अर्थ करते हैं उस प्लेट का पोटेंशियल जीरो होता है, तो वी बी हो गया जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू, तो दिस माइनस जीरो, तो इतना ही रहेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए इंटू आर बी। देखिए जो हमारा
कैपेसिटी होती है वो होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये v की वैल्यू आ गई, v इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो चार्ज था q अपॉन पोटेंशियल रहेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए आर बी। क्यू से क्यू कैंसिल। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है ये हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। और ये कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये उसका फॉर्मूला चाहिए होता है। तो जो आर ए है वो इनर स्फीयर की रेडियस है, आर बी जो है वो आउटर रेडियस की आउटर स्फीयर की रेडियस है। आउटर जो स्फीयर था ये हॉलो स्फीयर था। हमने इसके अंदर एक स्मॉल, इसके सेंटर पे स्मॉल स्फीयर रखा जिसकी रेडियस आर ए थी। हमने जो अंदर वाला स्फीयर था उसे पॉजिटिव चार्ज दिया जो कि उसकी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इंडक्शन की वजह से बी पर इंड्यूस चार्ज आता है, तो अंदर की साइड इंड्यूस नेगेटिव चार्ज होते हैं और बाहर की साइड इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज। तो आउटर सरफेस हमने अर्थ करी हुई है, तो बाहर जो है चार्ज अर्थ हो जाता है, जिसके से आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो क्योंकि वहाँ पे चार्ज नहीं है तो आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। और जो अंदर वाला स्फीयर है, इनसाइड कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो जो स्मॉल स्फीयर ए है उसके भी अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ए पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और बी पर इनसाइड नेगेटिव चार्ज हो गया, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसकी जो कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला हमने करा। जब भी हम किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फिर जो कैपेसिटी होती है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाता है तो आप कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी थी। ठीक है। अभी इसमें अगर आप देखते हो तो एक सैंपल प्रॉब्लम भी है जो बीच में थी। द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स 10 माइक्रोफैरड व्हेन एयर बिटवीन द प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K is equal to 2. What is the capacity of conductor with air in between the plates? तो इसमें जो भी हमने पहले ये करा था रिलेटिव परमिटिविटी का, ये K is equal to C medium to the C एयर और फ्री स्पेस। तो हमें K की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 2, और मीडियम, जब कैपेसिटर में मीडियम था तब उसकी कैपेसिटी दी हुई है, सी एम की वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रोफेरेड। तो हमें सी नॉट निकालना है, तो सी नॉट हो जाएगा सी एम बाई के। तो आप ऐसे करके जो एयर में कैपेसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में जैसे आपने 10th में करा होगा रेजिस्टेंसेस की करी होगी, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो सिमिलर वे में यहाँ पे कैपेसिटर है। सीरीज में क्या होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर इस टाइप से कनेक्ट होते हैं कि
एक पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होती है और चार्ज को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ मिलता है, ये ए और ये बी पॉइंट, राइट। अब ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है। सपोज हमने इसे बैटरी से कनेक्ट करा, ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो यहाँ पे सपोज प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ माइनस क्यू। तो इसकी जो नेगेटिव प्लेट है वो सेकंड वाले की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। फिर इसकी नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से, तो प्लस क्यू माइनस क्यू। एक्चुअली हम ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, और जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इंड्यूस नेगेटिव चार्ज C1 की जो अपोजिट प्लेट है इस पर जाएगा। अब क्योंकि ये एक बॉडी की तरह बिहेव करेगी, जितना नेगेटिव चार्ज इधर आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके अदर एंड पे चला जाएगा। अब इस कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गई, तो फिर ये इंड्यूस नेगेटिव चार्ज इधर इस वाली प्लेट पे आएगा, और जितना नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव अदर एंड पे चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, तो ये नेगेटिव इंड्यूस चार्ज रिड्यूस करेगी और ये बैटरी से कनेक्टेड है, राइट। तो सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। अब सपोज इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V3, और टोटल पोटेंशियल जो है हमने थोड़ी से कनेक्ट करा, तो टोटल पोटेंशियल सपोज यहाँ से यहाँ तक V है, और हमने ये सपोज करा कि हमने V को अर्थ करा हुआ है, तो ये जीरो पोटेंशियल पे हो जाएगा और ये वाला एंड V वोल्ट पे हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो V की वैल्यू है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल रहेगी। तो Q क्योंकि सेम है, तो Q इज इक्वल टू C1V1, दूसरे वाले का हो जाएगा Q इज इक्वल टू C2V2 और Q हो जाएगा C3V3। तो यहाँ से हम V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज इन तीनों की कैपेसिटी ये इस एक अकेले कैपेसिटर के इक्वल है, ये सीरीज हमने यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और इस पे Q चार्ज है, तो यहाँ पे भी इसका Q जो हो जाएगा वो CSV हो जाएगा। तो अब हम V की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन C सीरीज। V1 कितना हो जाएगा Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, Q कॉमन आई कर जाएगा, तो 1 अपॉन C सीरीज हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इट मीन्स जो टोटल कैपेसिटी सीरीज में होती है, टोटल कैपेसिटी का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये रेसिप्रोकल्स है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो उनकी कैपेसिटी जो सबसे छोटा कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटी सबसे कम है, उससे भी कम हो जाएगी। तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है और सीरीज में जो कैपेसिटर्स होते हैं उनकी जो नेट कैपेसिटी हो जाती है कॉम्बिनेशन के बाद, वो जो सीरीज में सबसे छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी सबसे कम है उससे भी कम हो जाएगी। तो सीरीज में कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है और सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है। हमें कैसे पता चलता है कि ये सीरीज में जब चार्ज को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ मिलता है, तो उस पाथ में जितने भी कैपेसिटर होंगे वो सीरीज में होंगे और एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था। अगर हम पैरेलल देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सपोज दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट है
कि उनकी पॉजिटिव प्लेट, सबकी पॉजिटिव प्लेट एक साइड में एक तरफ कनेक्टेड होती है, और सबके जो नेगेटिव प्लेट्स हैं वो एक पॉइंट से कनेक्ट होती हैं। तो उसे हम बोलते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबके पॉजिटिव एक साइड कनेक्टेड है और सबके नेगेटिव एक साइड कनेक्टेड है, दूसरी साइड कनेक्टेड हो गए। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब हम इसे किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज को फ्लो करने के लिए तीन अलग अलग पाथ मिल रहे हैं। सपोज यहाँ Q1 चार्ज मिल रहा है, जा रहा है यहाँ Q2 और यहाँ Q3। तो यहाँ चार्ज डिफरेंट हो गए, पर इन पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अब सपोज इसकी कैपेसिटी थी C1, इसकी C2, इसकी C3, पोटेंशियल सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V और Q3 इज इक्वल टू C3V। सपोज यहाँ से Q चार्ज आ रहा था, तो Q चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में, मतलब Q1 Q2 Q3 में स्प्लिट हो गया। तो जो टोटल चार्ज था वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा। अब सपोज इन तीनों के इक्विवेलेंट ये एक सिंगल कैपेसिटर है और हमने इसे सेम पॉइंट्स ए और बी के बीच में कनेक्ट किया और सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सेम बैटरी लगाई और यहाँ पर सेम चार्ज पास करा, तो वो इसकी कैपेसिटी सी पैरेलल है। तो यहाँ पर Q हो जाएगा C पैरेलल इंटू V। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, Q की वैल्यू C पैरेलल V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो V कॉमन है, कट जाएगा। C पैरेलल होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में कैपेसिटीज, जो नेट कैपेसिटी होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के सम के इक्वल होती है। वहाँ पे नेट कैपेसिटी का जो रेसिप्रोकल है वो इंडिविजुअल कैपेसिटीज के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होती है। तो सीरीज में कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है, जबकि पैरेलल में कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। और जो पैरेलल में कैपेसिटर लगा था, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर था, पैरेलल में नेट कैपेसिटी उस बड़े कैपेसिटर से भी ज्यादा हो जाती है। तो पैरेलल में कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है और सीरीज में कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, हर एक कैपेसिटर का चार्ज सेम रहेगा। जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए होंगे उन पर चार्ज सेम रहेगा, और पैरेलल में जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में होंगे, 2 पॉइंट के बीच में जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में होंगे उन सब पर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन होता है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन के सीरीज और पैरेलल। तो आज के लिए अभी इतना ही करते हैं।